डीएनए में आज विश्लेषण की शुरुआत हम डोवल डॉक्ट्रिन से करेंगे। नई दिल्ली में आज जब तमाम दल संसद सत्र की तैयारी को लेकर मंथन कर रहे थे, तब एनएसए अजीत डोवल एक अहम ग्लोबल सम्मेलन कर रहे थे। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल बॉर्डर से महासागर तक नए ग्लोबल मिशन पर हैं। आज डोवल नई दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक को लीड कर रहे थे। आज आपको जानना चाहिए ये समूह भारत के लिए जमीन और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से कितना अहम है। आज आपको पता चलेगा अजीत डोवल बिम्स्टेक में शामिल अपने पड़ोसी देशों को क्या समझा रहे थे। आज आपको समझना चाहिए कैसे पीएम के मिशन महासागर में डोवल एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और किस तरह डोवल डॉक्ट्रिन से विश्व मंच पर भारत की छवि मजबूत बन रही है। मित्रों, दिल्ली में बिम्स्टेक सदस्यों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक की अगुवाई खुद एनएसए अजीत डोवल कर रहे हैं। इस बार बिम्स्टेक ने अपने ध्येय को महासागर का नाम दिया है। महासागर का मतलब है म्यूचुअल एंड एडवांसमेंट फॉर होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। बिम्स्टेक की बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा के क्षेत्र में बिम्स्टेक के सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। इस बैठक में पहला अहम मुद्दा आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करना है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है इंटेलिजेंस को साझा करना। बैठक में आर्थिक सुरक्षा के लिए सप्लाई चेन या रूट तैयार करने पर भी बातचीत होगी। मीटिंग का एक और अहम मुद्दा है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में साझा कदम उठाना। समुद्री सुरक्षा का मुद्दा इन दिनों पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान के युद्ध की वजह से हॉर्मुज से आवाजाही ठप पड़ गई है और दुनिया में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अजीत डोवल ने बिम्स्टेक के मंच पर सबसे ज्यादा जोर इसी मुद्दे पर दिया है। भारत के एनएसए ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि अनिश्चितताओं से भरे इस समय में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाकर ही सदस्य देश सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। Disruptions in global supply chains आज दुनिया भर की सप्लाई चेन्स में रुकावट पैदा हुई है, जिससे अर्थव्यवस्थाओं पर भार बढ़ा है। ऐसे हालात में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम आवश्यक क्षेत्रों को लेकर चर्चा करें और नया समाधान खोजें। इसी तरह हम दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। and deliberations to the vexed problems that we are all facing. दिल्ली में चल रही इस हाई लेवल मीटिंग में अजीत डोवल ने भारत को किस तरह क्षेत्रीय सहयोग का केंद्र बिंदु बनाया है, डोवल ने किस स्तर तक भारत के हितों को प्राथमिकता दी है, इन मुद्दों पर भी हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बिम्स्टेक का एक छोटा सा परिचय दे देते हैं ताकि आप पड़ोसी देशों के बीच सहयोग के इस मंच को बेहतर तरीके से समझ सकें। बिम्स्टेक का मतलब है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। यानी बिम्स्टेक उन 7 देशों का गठबंधन है जिनके हित बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। इस गुट में भारत समेत बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। बिम्स्टेक की स्थापना साल 1997 में की गई थी और आज यह गठबंधन 29 साल के सहयोग का प्रतीक बन चुका है। बिम्स्टेक की बैठक में अजीत डोवल की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मीटिंग से पहले उन्होंने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ अलग से 1-to-1 बातचीत की। इस द्विपक्षीय संवादों में म्यांमार के एनएससी और भारतीय एनएसए अजीत डोवल की मीटिंग काफी चर्चा हो रही है उसकी। डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधियों को साफ साफ कह दिया कि म्यांमार को अपनी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना होगा। अजीत डोवल को ऐसे सख्त शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा, यह भी देखना और समझना बेहद जरूरी है। दरअसल पूर्वोत्तर भारत में सक्रिय कुछ उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार में अपने ठिकाने बना रखे हैं। इन गुटों में एक बड़ा नाम है एनएससीएन का, जो कि खपलांग ग्रुप है। एनएससीएन नागालैंड का यह उग्रवादी ग्रुप है। इस गुट के साथ भारत सरकार ने संवाद किया था, लेकिन खपलांग गुट ने शांति समझौते से इनकार कर दिया था। ऐसा ही एक और गुट है उल्फा। असम में उल्फा की उग्रवादी गतिविधियों का इतिहास किसी से छिपा नहीं। केएलओ यानी कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी म्यांमार में ठिकाने बनाकर रखे हैं। ये उग्रवादी गुट न सिर्फ हिंसक गतिविधियों में शामिल हैं, बल्कि इनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ड्रग्स की तस्करी से आता है। इसी वजह से एनएसए अजीत डोवल ने म्यांमार के प्रतिनिधि को सख्त शब्दों में चेताया है ताकि म्यांमार से हो रही भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। मित्रों, दुनिया भर के इंटेलिजेंस सर्कल में एनएसए अजीत डोवल को लेकर के एक बात कही जाती है। अजीत डोवल कभी भी राजनयिकों की तरह घुमा घुमा कर बातें नहीं करते हैं। वो सीधी बात कहते हैं और जब मुद्दा देशभक्ति का हो तो अजीत डोवल के इरादे और शब्द सख्त हो जाते हैं। भारत के एनएसए की शख्सियत से जुड़े इसी पहलू को म्यांमार ने भी महसूस किया होगा।
अजीत डोवल ने साल 2014 में एनएसए का पद संभाला था। पिछले 12 साल में अजीत डोवल की कमान में भारतीय इंटेलिजेंस तंत्र में कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। डोवल की इसी लीडरशिप को प्रसिद्ध थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने अपने अध्ययन का केंद्र भी बनाया है। ओआरएफ के एक अध्ययन में बताया गया कि डोवल के आने के बाद भारतीय रणनीति में बड़े बदलाव आए। पहले दूसरे देशों के साथ भारत सॉफ्ट बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता था, यानी भारतीय नीति का आधार संवाद होता था। अब भारत लिमिटेड हार्ड बैलेंसिंग के सिद्धांत पर चलता है, यानी अब भारत विवादों के समाधान के संवाद को ही पहली प्रक्रिया मानता है। लेकिन अगर संवाद से आगे बढ़कर कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़े तो भारत उससे भी पीछे नहीं हटता है। अजीत डोवल की इस रणनीति की एक झलक एनएसए का पद संभालने के बाद भी नजर आई थी। एनएसए बनने के बाद अजीत डोवल ने एक भाषण में कहा था, भारत अब 3 प्रकार की रणनीतिक नीतियां अपनाएगा। पहली रणनीति रक्षात्मक होगी, यानी भारत अपने हितों की सुरक्षा करेगा। दूसरी रणनीति रक्षात्मक और आक्रामक का संतुलन होगी, यानी हितों की रक्षा के लिए अगर सैन्य विकल्प अपनाना पड़ेगा तो भारत पीछे नहीं हटेगा। तीसरी नीति शुद्ध रूप से आक्रामक होगी। इसका मतलब है अगर भारत को अपने हितों पर खतरा महसूस होगा तो वो पहले आक्रमण का कदम भी उठा सकता है। पिछले 6 साल में डोवल की नीतियों के 2 बड़े उदाहरण सामने आ चुके हैं। वर्ष 2020 में जब गलवान का टकराव हुआ तब भारत ने डोवल की दूसरी नीति अपनाई थी, यानी संवाद के साथ भारत ने एलएसी पर बड़ी सैन्य तैनाती करके चीन को अपनी शक्ति महसूस कराई। आज भी भारत ने लद्दाख की एलएसी पर तकरीबन 50,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं ताकि चीन को यह एहसास रहे कि भारत का रक्षात्मक और आक्रामक रवैया बरकरार है। पिछले ही साल डोवल की नीति के तीसरे हिस्से का गवाह पाकिस्तान बना था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवादियों को समझ में आ गया था कि वो पाकिस्तान में भी सुरक्षित नहीं है। आतंक के प्रति इसी प्रण को अजीत डोवल ने दिल्ली में चल रही बैठक यानी बिम्स्टेक के मंच से दोहराया भी। We have advanced and strengthened. हमने आतंक से लड़ने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। हमने आतंकवाद समेत समुद्री सुरक्षा और साइबर क्राइम के खिलाफ भी सहयोग को आगे बढ़ाया है। हम आश्वस्त हैं कि इन मुद्दों पर हमारा सहयोग आगे बढ़ता रहेगा। New and emerging threats together. डोवल ने 7 साल तक पाकिस्तान में अंडरकवर इंटेलिजेंस ऑपरेटर के तौर पर काम किया है। इसी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को अजीत डोवल जड़ तक जानते और समझते हैं। पाकिस्तान के साथ ही साथ डोवल ने भारत के एक और पारंपरिक प्रतिद्वंदी यानी चीन को लेकर भी नीतियों में बड़े बदलाव किए। चीन के लिए डोवल की डॉक्ट्रिन को 4D का नाम दिया जाता है। अब हम आपको डोवल की इसी 4D डॉक्ट्रिन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। इस डॉक्ट्रिन में पहला डी है डेटरेंस यानी प्रतिरोध। गलवान के बाद बड़ी तैनाती के साथ साथ भारत ने नौसेना में बड़ा निवेश करना शुरू कर दिया ताकि हिंद महासागर में चीन की गतिविधियों को रोका जा सके। डोवल डॉक्ट्रिन में दूसरा डी है डिप्लोमेसी यानी कूटनीति। एनएसए अजीत डोवल ने क्वाड से लेकर ITU-2 जैसी नई साझेदारियों के जरिए चीन पर दबाव बढ़ाया। तीसरा डी है डिनायल यानी अस्वीकृति। अजीत डोवल की नीतियों के तहत भारत ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से दूरी बनाई। इसके साथ साथ चीन से आने वाले निवेश को सीमित किया गया। सुरक्षा के लिहाज से चीन के 50 से ज्यादा ऐप्स को भारत में बैन किया गया। डोवल डॉक्ट्रिन में चौथा डी है डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। डोवल के कार्यकाल के दौरान फ्रांस और इजराइल जैसे देशों के साथ रक्षा सहयोग तेजी से आगे बढ़ा है। खासकर इजराइल के साथ भारत का रक्षा सहयोग और इंटेलिजेंस शेयरिंग में इजाफा हुआ है, जिससे चीन के खिलाफ भारत की सैन्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है। अजीत डोवल की हमेशा 2 ही प्राथमिकताएं रही हैं। पहला है राष्ट्रहित और दूसरी है राष्ट्र की सुरक्षा। इन्हीं प्राथमिकताओं को लेकर अजीत डोवल ने एक भाषण में महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की थी। एनएसए अजीत डोवल ने कहा था, इन द गेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी देयर आर नो सिल्वर मेडल्स, यानी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां रत्ती भर भी कमी या लापरवाही नहीं की जा सकती। अजीत डोवल की डॉक्ट्रिन आपने देखी और समझी। अब हम आपको एनएसए अजीत डोवल से जुड़ा एक रिकॉर्ड बताने जा रहे हैं। आधुनिक इतिहास में अजीत डोवल का नाम सबसे लंबे वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभालने वाली हस्तियों की सूची में शामिल हो गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है रूस के पूर्व सुरक्षा समिति के सचिव निकोलाई पत्रुशेव। रूस में यह पद सुरक्षा सलाहकार के समानांतर माना जाता है। निकोलाई ने 16 साल तक इस पद को संभाला था। दूसरे नंबर पर हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल।
बतौर एनएसए डोवल की सेवा को 12 वर्ष बीत चुके हैं। तीसरे नंबर पर है अमेरिका के पूर्व राजनयिक हेनरी किसिंगर, जिन्होंने 6 साल से ज्यादा वक्त तक सुरक्षा सलाहकार का पद संभाला। चौथे नंबर पर अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मैकजॉर्ज बंडी है। मैकजॉर्ज 5 साल और 1 महीने तक सुरक्षा सलाहकार रहे। 5वें नंबर पर है इजराइल के पूर्व सुरक्षा सलाहकार मेयर बेन शब्बात। शब्बात 4 साल तक इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे थे। ये सभी लोग सेवा से रिटायर हो चुके हैं। सिर्फ अजीत डोभाल ही ऐसे हैं जो अब भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर हैं। जिस तरह बिम्स्टेक में अजीत डोभाल की सक्रियता नजर आ रही है, वो बताती है कि आने वाले वक्त में भी अजीत डोभाल देश की सेवा करते रहेंगे। मित्रों, एक वक्त था जब बिम्स्टेक पारंपरिक कूटनीतिक मंच की तरह काम करता था, लेकिन डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने के बाद बिम्स्टेक की दशा और दिशा दोनों बदल गई। वर्ष 2014 के बाद भारत की पहली बार बिम्स्टेक के सुरक्षा सलाहकारों की सालाना बैठक होनी शुरू हुई। डोभाल की नीतियों ने बिम्स्टेक में भारत की सक्रियता को बढ़ाया है। पड़ोसी देशों के लिए भारत ने आर्थिक मदद को सहयोग बढ़ाने का जरिया बनाया। भारत ने बांग्लादेश में रेल नेटवर्क और बंदरगाह बनाने के लिए क्रेडिट लाइन दी। आर्थिक तंगी के दौर में श्रीलंका को भारत से मदद मिली। नेपाल, म्यांमार और भूटान में भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। थाईलैंड के साथ भारत ने निवेश और व्यापार को तरजीह दी। पहले आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाया गया और फिर इसी सहयोग को डोभाल सैन्य और इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे ले गए। सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से अजीत डोभाल ने यह सुनिश्चित किया कि सहयोग में सभी पक्षों के हित शामिल हों, ताकि चीन की तरह भारत को भी एक क्षेत्रीय दबंग देश के तौर पर ना देखा जाए। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इसीलिए उनके चर्चे पाकिस्तान में भी खूब होते हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ राजनयिक और सुरक्षा विश्लेषक हुसैन हक्कानी की किताब में भी अजीत डोभाल का जिक्र है। अपनी किताब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, व्हाई कांट वी जस्ट बी फ्रेंड्स में हुसैन हक्कानी ने लिखा है, अजीत डोभाल रूढ़िवादी सोच के शख्स नहीं है। वो आज भी एक इंटेलिजेंस ऑपरेटर की तरह ही सोचते हैं। अगर भारत के हितों की बात की हो तो अजीत डोभाल पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ देते हैं। अपने देश के लिए वो वैकल्पिक या नई किस्म की नीति को अपनाने में परहेज नहीं करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बाहरी खतरों और आतंकी गतिविधियों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हैं। डोभाल ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत के शत्रुओं को विदेशी जमीन पर ना तो शरण मिले और ना ही कोई मदद मिले।